दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे 5 PM शो पर। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ कैरियर। एज ए स्टूडेंट हम लोग हमेशा ईगर रहते हैं कि कौन सा कैरियर हमारा अच्छा रहेगा, और कैरियर का बनाने का जो आसपास हम जितने भी कैरियर्स अवेलेबल होते हैं उसमें से हम एक कैरियर चुनने की कोशिश करते हैं। आज के एज में जब इंफॉर्मेशन इन्वेजन हो रखा है हमारी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड, तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हमको दिखते हैं। और इसको अगर हम एक शब्द में कहें कि दिस इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। एक समय ऐसा होता था जब 3-4 ऑप्शन रहते थे हमारे पास, एग्रीकल्चर या व्यापार या इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना या IAS या सर्विसेज में चले जाना। लेकिन अब इतने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं कि कोई भी आदमी, ही कैन बी ए फ्रीलांसर, ही कैन बी ए बिजनेसमैन, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। लेकिन इसमें आपको क्या करियर सूट करता है, इसके लिए बहुत सारे करियर कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि जो ये सिविल सर्विसेज होती हैं, इसके लिए अगर आप अपने को उपयोगी समझते हैं तो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अगर आपके मन में सिविल सर्वेंट जो कि IAS IPS बनने की इच्छा है, तो पहला स्टेप जो आपका है ये होना चाहिए कि आप यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। वेल इन्फॉर्म होने के लिए आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, मैगजीन्स पढ़ने चाहिए, साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिजिटल वर्ल्ड में, उसको भी पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो डिजिटल नोट्स भी बना सकते हैं, सो दैट इट शुड मेक यू वेरी कंफर्टेबल एंड हैंडी। आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। व्हेन आई अपीयर्ड इन द सिविल सर्विस, तो उस समय लगभग 80,000 1 लाख के आसपास लोग कंपटीशन में बैठते थे। अब लगभग 15 से 20 लाख लोग UPSC के एग्ज़ाम में बैठते हैं। अब इसमें यह देखना पड़ेगा आपको कि पहला इसका एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स। आज हम प्रीलिम्स की ही बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको बार बार इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर आते हैं, उनको करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ का शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन सिविल सर्विसेज का कोई शॉर्टकट नहीं। इसके लिए आप कोचिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग से अवेलेबल हैं, वो कहीं पर भी बैठ के की जा सकती हैं। इस एग्ज़ाम को आप अपने मातृभाषा में भी दे सकते हैं। तो कभी भी इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए कि इंग्लिश वाले लोग जो हैं वो बेहतर करते हैं। मेरा मीडियम हिंदी था और मैंने उसको सफलतापूर्वक एक नगर पालिका स्कूल से पढ़ाई कर क्रैक करने की कोशिश की और क्रैक किया। तो पहली बात तो जो ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो ही सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपने खुद जीता तभी आप जग को जीत सकते हो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि यू शुड मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। अभी भी हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा कैरियर है। तो जनरल नॉलेज के लिए आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ें, न्यूज़पेपर्स में पढ़ें, क्योंकि अब जो ट्रेंड हो गया है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरनेशनल अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सबका मिला जुला एक जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है। और उसको आप अगर आप करते रहते हैं अपनी तैयारी,
तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि आपको अभ्यास के द्वारा ही सफलता मिल सकती है। यू हैव टू एक्सरसाइज। बहुत सारे आजकल पेपर्स आते हैं, उनको आप बार बार अटेम्प्ट कीजिए, तो इसको भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने देखी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको ये बताते हैं कि जब तक आप बहुत श्योर नहीं हो, तब तक सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। देखिए, आपने पूरी तैयारी की और उसके बाद आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके के आजकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिनका कि आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ए बी सी डी होता है, जिसमें ए सही है कि बी सही है, या ए बी सही है या बी सी सही है, इस तरीके के आंसर्स होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अगर जानते हैं तो एलिमिनेशन के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ नहीं हो सकती उसको हटा दें, तो आंसर आप दे सकते हैं। मेरा सोचना यह है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आप प्रीलिम्स क्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे। सो दोज ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नियर करेक्ट आंसर लगता है उसको टिक करें। अगर आपको डाउट है तो छोड़कर ना आए, क्योंकि बहुत बार जो आपके डाउट्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ के बारे में प्रिपेयर करते हैं तो डाउट होने स्वाभाविक है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो नियरली सही होगा। तो इफ़ यू आर हैविंग डाउट्स, देन आल्सो यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये जो गाइड देते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट, ये कहते हैं कि जब तक श्योर नहीं हो तब तक आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। वो मुझे लगता है, सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप देखिए कि एक सही क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर कटता है। तो अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है तो यू कैन नॉट ट्राई फॉर द सिविल सर्विस। सिविल सर्विस का नाम ही यही है कि यू शुड हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ, देन यू शुड हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब रिस्क की बात आप ये देखिए कि इफ़ यू स्टार्ट दिस सिविल सर्विस एग्ज़ाम at the age of 21, which is the minimum age, and then up to the age of 30, you can write it, and there is 6 or 5 attempts which you can take. So my take on this is this, कि you should try 2-3 attempts, prepare yourself fully, then you should, if you are not getting through, then you should try some other exams also, and you will crack it. सिविल सर्विसेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जितने और भी कैरियर्स हैं, आप सीए करते हैं तो उसमें कम से कम 10-12 साल का गेस्टेशन पीरियड है। डॉक्टर हैं तो अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो इट टेक्स एटलीस्ट 8-10 ईयर्स टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ। और अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कहीं पर सर्विस भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका एग्जिस्टेंशियल प्रेजेंस बनने के लिए टाइम लगता है। लेकिन सिविल सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसमें द डे यू आर सेलेक्टेड यू आर ए सिविल सर्वेंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ऑन व्हाट कास्ट वी आर अटेम्प्टिंग दिस, माई टेक इन दिस इज दिस कि यू शुड ज्वाइन इट यंग so that you can reach up to the top. Because if you are joining in 21, 22 or 23, then there are chances you can end up as secretary or senior most officers in your department. But if you are joining it at the age of 30 or 32, in some cases at the age of 36 also, then there are chances कि you cannot end up as a senior most officers. अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए डिसाइड करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 21 साल की उम्र के बाद सिविल सर्विस के लिए अपेयर हो सकते हैं।
जनरल कैटेगरीज के लिए इस समय 6 अटेम्प्ट हो सकते हैं एट द एज ऑफ अप टू 32 ईयर्स, 21 to 32। ओबीसी कैटेगरीज के लिए 35 एंड 8 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। एंड SC/ST कैटेगरीज के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं अप टू द एज ऑफ 37। तो इन द सर्विस वन मोर थिंग इज देयर कि सिविल सर्विस एग्जाम इज सो अनप्रेडिक्टेबल। सिविल सर्विस का एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये नो वन कैन गैस। जब आपको ये पता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और आप 21 साल की उम्र से 32 साल की तक की उम्र, मतलब लगभग 11 साल, और अदर कैटेगरीज में लगभग 16 साल। तो 16 साल आप अपने जवानी के सिविल सर्विस के लिए देते हैं और उसके बाद अगर 16 लाख लोग बैठ रहे हैं, 15 लाख लोग बैठ रहे हैं, उसमें से सेलेक्ट होते हैं लगभग 600-700 लोग। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक ए कॉल कि आप अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साथ साथ और भी एग्ज़ाम्स दें, क्योंकि इट इज़ ए हाई रिस्क गेम। आपने अपने जवानी के 10 साल, 11 साल, 16 साल इस एग्ज़ाम को दे दिए और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। मैं तो सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चीज़ पर गौर करें और जो ये अपर लिमिट है सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने वालों की, इसको अगेन दे शुड ब्रिंग टू 26 और 28, और मैक्सिमम लिमिट 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जितने भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, अगर सोशल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो ये इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा और वो ज्वाइन करेंगे। आपने यूथ का, जब वो अपनी फुल कैपेसिटी में है तो 11 से लेके और 16 साल तक, मतलब अगर आप वर्क देखें तो हमारी जो वर्क लाइफ होती है वो 40 ईयर्स होती है। 60 ईयर्स में हम रिटायर हो जाते हैं। तो आप उस वर्क लाइफ का मेजर 30% पोर्शन बर्बाद कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के द्वारा। और ये किन लोगों का बर्बाद कर रहे हैं? जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, जो जानते हैं कि वो सिविल सर्विस क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का, ऐसे यूथ का, ऐसे सरकार में जो लोग अगर सरकार के अलावा भी कहीं काम कर रहे होते तो दे शुड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर फॉर द कंट्री। ऐसे लोगों का आप 11 से लेके 16 साल तक अगर आप इस एग्ज़ाम की खातिर बढ़ा रहे हैं, और ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि हर साल लगभग 15 से 20 लाख लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो किसको फ़ायदा हुआ? कोचिंग इंस्टीट्यूट को फ़ायदा हुआ, लेकिन उससे अगर देखा जाए तो भारतवर्ष का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये यूथ वरना किसी न किसी जगह इंडिया के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते। तो ये सरकार को भी देखना चाहिए और हमको भी ये देखना पड़ेगा कि अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपर लिमिट अपना 26 साल की उम्र या 27 साल की उम्र रखनी चाहिए, अन्यथा हम किसी और के लिए भी करें। होता ये है कि आप देखते हैं कि हमारे साथ वाला 36 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया तो हम भी 36 साल तक ट्राई करें, हमारे साथ वाला 32 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया तो हम भी ट्राई करें, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अपनी जवानी को इस पर इतना खर्च ना करें कि जो कि परेशान रहे। तो आज मैं इतना ही कहता हूँ। अगले सत्र में मैं इस सर्विस के बारे में कुछ और बातें करूँगा।